बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। इलेक्शन में किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पे आजकल बड़ी बात हो रही है। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के रास्ते में अब कोई रुकावट है या नहीं, और जब वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का क्या सियासी मुस्तकबिल है? सदर आरिफ अलवी और तहरीक इंसाफ के दरमियान रब्ता हुआ है और निगरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान भी रब्ता हुआ है। तो निगरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ का रब्ता जो है ये गैर मामूली है। इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, और उसके बाद हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से बात करेंगे। सबसे पहले अली ज़फ़र साहब से बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता ही है कि बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सदर साहब की और पीटीआई की आपस में एक मुलाकात हुई है और निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने आपकी पार्टी के रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब से रब्ता किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है आज, उसमें फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया है। मसला के पायदार हल और मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे तक फ़लस्तीनियों की हमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया, और साथ ही साथ आर्मी चीफ़ की पाकिस्तान में तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली यकीनी बनाने की हदायत भी की गई है। तो इस तरह के मामला वहाँ पर भी डिस्कस हुए हैं। लेकिन मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि ये जो निगरान हुकूमत ने रब्ता किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब के साथ, तो आपको लग रहा है कि इसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात हुई है, और निगरान हुकूमत क्या ऑफ़र कर सकती है तहरीक इंसाफ को? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी अच्छी बात है अगर निगरान हुकूमत हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ रब्ता रखे, क्योंकि ये एक इनका मैंडेट है। उनकी जो शिकायत हैं उन तक पहुंचनी चाहिए और उनको हर एक से मिलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी बात है। और आपको तो पता है हामिद मीर साहब के मुशावरत से फ़ैसले होने, डिस्कशन के बाद फ़ैसले होने, यही एक अच्छी कौम की निशानी है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है इसमें यकीनी तौर पे एक चीज़ तो साफ ज़ाहिर है कि एक तरफ से डिमांड्स थीं और दूसरी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं थी, सिर्फ बातें थीं। क्योंकि जो मुझे यकीन है कि जो शफ़क़त महमूद साहब ने कहा होगा वो हमारी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, परसिक्यूशन जो हो रही है वो ख़त्म हो, जलसे करने की इजाज़त दी जाए, जो किडनैपिंग हो रही है वो रोकी जाए, वगैरह वगैरह जो भी इश्यूज़ सबके सामने हैं वो उन्होंने रेज़ किए होंगे। और यकीन है कि वो डिप्लोमेटिकली उसका जवाब भी दिया होगा निगरान हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन्होंने। लेकिन जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, जब तक नज़र नहीं आएगा और जब तक साबित नहीं होगा कि वाकई ही ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है, तो मेरा ख़्याल है ये सिर्फ एम्प्टी प्रोमिसेस ही होंगे, ये इनमें कोई सच्चाई नहीं होगी। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बड़ी मुश्किल से पता चलता है कि क्या चीज़ साया है और क्या चीज़ असल है। लेकिन इस सिचुएशन में तो बड़ा क्लियर है कि कोई मुनासिब जो इक़दामात हैं उठाने चाहिए केयर टेकर हुकूमत को, वो नहीं नज़र आएंगे हमें। अच्छा, लेकिन अगर हो गए और मैं गलत साबित हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो सदर आरिफ अलवी साहब का रब्ता हुआ है, रऊफ़ हसन साहब की मीटिंग हुई है, तो आपने पिछले दिनों एक चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया था। तो जो आरिफ अलवी साहब हैं बतौर सदर पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनसे आपको क्या तवक्को है? देखिए, मेरी प्रेसिडेंट साहब से ख़ुद इससे पहले मुलाकातें हो चुकी हैं। 2 बार मैं उनको मिला और इस बार फिर हमारे एक और वक्फ गया वो उनको मिला, रऊफ़ साहब गए, और अब अगले हफ्ते आने कुछ दिनों में ही बल्कि मेरी दोबारा मीटिंग होगी। प्रेसिडेंट साहब का बड़ा अहम रोल है इस किस्म की सिचुएशन में, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। और जो पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट वायलेशंस अगर कहीं भी मुल्क में हों तो उसमें उनका किरदार बड़ा अहम हो सकता है। और अगर वो ठीक है, हमने उनको नॉमिनेट किया था पीटीआई ने,
लेकिन वो सदर पाकिस्तान हैं, यानी कि पूरे मुल्क के सदर हैं, और उनको इंटरनेशनली भी उनकी आवाज़ सुनी जाती है। वो अगर कोई बात करते हैं या कोई इशू रेज़ करते हैं तो उसको पॉलिटिकल इशू नहीं समझा जाता इंटरनेशनली और लोकली, उसको एक स्टेट के हेड के तौर पे स्टेटमेंट समझी जाती है। तो इसलिए उनके पास हम गए हैं, उनसे हमने मैंने भी खुद बातें जो की थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें वापस भी की। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मुझे नज़र आ रहा है सारा कुछ, और मैं अपनी आइनी रोल में जो मैं अदा कर सकता हूँ रोल, जो मैं हक अदा कर सकता हूँ आइन को बहाल रखने के लिए, और जो आइन में जो गलतियाँ हो रही हैं उनको करेक्ट करने के लिए, वो मैं ज़रूर करूँगा। और उसमें ह्यूमन राइट्स नंबर 1 है, और इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, वो नंबर 2 है। उन्होंने बल्कि मुझे ये भी बताया था कि किस वजह से उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये मामला छोड़ा कि अब वही इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपनी आइनी ड्यूटी अगर हक अदा कर भी दूं और डेट अनाउंस कर भी दूं तो उसने इम्प्लीमेंट नहीं होना। ठीक है, इसलिए बेहतर ये है कि हम उस मामले को अदालतों पे छोड़ें। तो इस किस्म की बातें हैं जो प्रेसिडेंट से हमने की हैं और करते रहेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो आपकी पार्टी के एक साबका रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब जो हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान की है। इससे पहले भी कुछ जो रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ रहे थे, साथ सियासत भी छोड़ रहे थे, लेकिन कोई इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट नहीं थी। तो ये जो अब फ़ारूक हबीब साहब ने पार्टी भी छोड़ दी, नई पार्टी ज्वाइन कर ली और एक लंबी चौड़ी चार्जशीट भी उन्होंने जारी कर दी है, आपको कोई लगता है कि अगर वो अदालत में आके भी उन्होंने इस किस्म का बयान दे दिया तो चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो है उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं, इन बयानात का ये जो आ रहे हैं, इनमें क्या सच्चाई है, क्या असल है, क्या झूठ है, क्या प्रेशर के तहत है, ये तो तारीख ही बताएगी। जज नहीं कर सकते। कुछ स्टेटमेंट्स जो आती हैं वो लगती हैं कि वो वॉलंटरी हैं, यानी कि वो किसी प्रेशर के बगैर हैं। कुछ स्टेटमेंट्स जो आती हैं लगता है कि ये किसी प्रेशर के ज़रिए है। कुछ जो बॉडी लैंग्वेज है लोगों की, वो लगता है जिस तरह कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ की स्टेटमेंट्स लगती हैं कि वो ज़बरदस्ती नहीं, वो एक वॉलंटरी तौर पे उनकी अपनी अंदर से निकल रही है बात। तो ये जज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो खुद जब सुनता हूँ, इन लोग सबको मैं जानता हूँ, इन्होंने ज़रूर मीटिंग्स भी अटेंड की हैं बहुत सारी, उनकी स्टेटमेंट्स भी मैं सुनता रहा हूँ, उन्होंने क्या बयानात दिए अंदर और बाहर, मीटिंग्स के दौरान और मीटिंग्स के बाहर क्या उनकी होती थी ख्यालात, वो भी मैं जानता हूँ। तो जब ये इस तरह की स्टेटमेंट सुनता हूँ तो उनके ऑपोजिट नज़र आता है कई बार कि बिल्कुल ही यू टर्न है, बिल्कुल ही 100 डिग्रीज डिफरेंट है। अब उसकी क्या वजह हो सकती है, ये तो आपका काम है जानना, बिकॉज आप जर्नलिस्ट हैं। मैं तो एक वकील की हैसियत से कह सकता हूँ कि मैं बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज को जज करता हूँ और तब भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, आज फिर नहीं आयद हुई साइफ़र केस में, और मामला कुछ दिन मज़ीद आगे चला गया है। तो अगर ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो लगता है आप उसके बाद फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और उनकी नाअहली को रोकना मुश्किल हो जाएगा? जी देखें, कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ हकीकतें हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा तबसरा करूं। कुछ केसेस होते हैं हामिद मीर साहब जो वाक़यात के बेस पे ज़रूरी होते हैं, वो एक नेशनल केसेस होते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम केस जो है वो 90 दिन के इलेक्शन का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और होपफुली उम्मीद है कि वो जल्द लगेगा। वो वाक़यात के बेस्ड हैं केसेस। कुछ केसेस हैं जो कि ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं, वो एक तरह से प्रोसिक्यूशन नहीं बल्कि एक लफ्ज़ है पर्सिक्यूशन, जिसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो जुल्म और सितम उसका उर्दू की तर्जुमा आता है। वो पर्सिक्यूशन जब हो, पॉलिटिकल पर्सिक्यूशन, तो वो केसेस कभी कामयाब नहीं होते अल्टीमेटली। हाँ, थोड़ी देर के लिए शायद उनको उनमें कोई आप कन्विक्शंस ले लें, जिस तरह आपने तोशा खाना वाले केस में देखा कि एक कन्विक्शन हो गई ज़बरदस्ती,
जिसको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो ये हो सकता है, ये ज़रूर इसको आप झुटला नहीं सकते कि जल्दी केसेस निपटाए जाएं, हो सकता है और किसी वजह से कन्विक्शन भी हो जाए। लेकिन हमारा इंसाफ का जो एक सिस्टम है उसमें हाई कोर्ट भी आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी आता है। और मैंने देखा है कि तारीख में बाय द टाइम आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो फिर अनलेस केस बहुत मजबूत हो, प्रोसिक्यूशन बहुत मजबूत हो, केस में बड़ी जान हो, शहादतें हों, एविडेंस बड़ा क्लियर हो, तब तक वो कन्विक्शन जो है, वो सज़ा जो है वो मेंटेन नहीं होती। ठीक है। तो इन केसों को मैंने खुद देखा है, ठीक है, सारे केसों को। मुझे इनमें कानूनी तौर पे भी और फैक्चुअली भी, यानी शहादत के तौर पे भी कोई जान नहीं नज़र आती। अच्छा, तो ठीक है, अभी फ़िलहाल हो सकता है कन्विक्शंस हो जाएं, लेकिन आगे जाके वो कन्विक्शंस जो हैं वो कायम नहीं रहेंगी। अब ये बताएं कि आप बतौर एक लॉ एक्सपर्ट के क्या देखते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के रास्ते में तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई हैं? जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, तो उसकी वजह से उनको कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा वापस आके? देखें, जहाँ तक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का है, वहाँ तक वो उसका तो सिर्फ उनको एक इफ़ेक्ट है। उन्होंने कोशिश ये की थी जब ये लॉ बनाया गया था कि उनके खिलाफ जो पनामा केस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके खिलाफ वो अपील कर सकेंगे जी। लेकिन अब जब जजमेंट आई है तो उसने कहा है कि नहीं, आप पनामा का केस नहीं खोल सकते, अब आपको सिर्फ वो मुस्तकबिल में ही अप्लाई करेगा। अच्छा। तो वो तो उस हद तक है, लेकिन उनका जो मेन मकसद, मेन प्रॉब्लम जो है उनके सामने, वो शायद इसका अभी नहीं। फ़िलहाल जो फर्स्ट उनको जो हर्डल है, पहला जो उनको दुश्वारी है, वो है जो 2 कन्विक्शन, जो उनको 2 सज़ाएं हो चुकी हैं। ठीक है। क्योंकि मेरी नज़र में वो जब पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो जिस वक्त वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे वो एक प्रिजनर हैं और उनको जाना पड़ेगा सीधा जेल, और वहाँ से फिर अपनी वो कानूनी जो जंग है वो लड़ सकते हैं। अगर वो कन्विक्शन उनकी ख़त्म हो गई तो फिर उनकी सेकंड स्टेप आएगी कि वो जो पनामा केस था वो उसके तहत नाअहली उनकी कितने साल की है, वो दाहयात है या 5 साल की। क्योंकि आपको याद होगा कि एक इलेक्शन एक्ट में भी अमेंडमेंट लेके आए हैं ये लोग। ये लोग इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि पार्लियामेंट उस वक्त अपोजिशन के बगैर था, तो पार्लियामेंट में एक कानून लेके आए हैं इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने कहा है कि 5 साल की सज़ा होगी। तो अब उसमें सवाल ये आएगा कि वो 5 साल की नाअहली जो है, जो इलेक्शन एक्ट में लिखा है, क्या वो पनामा वाली जजमेंट पे भी अप्लाई करेगी कि नहीं, क्योंकि पनामा वाली जजमेंट जो है वो फाइनल हो चुकी है। और जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कानून है वो पुराने केसों पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप यही आर्गुमेंट और यही बहस इलेक्शन एक्ट पे भी लगाएं तो फिर जो 5 साल की सज़ा कम की है वो भी फिर पुराने केसों पे नहीं लगेगी, वो आने वाले केसों पे लगेगी। तो ये एक बहस है जो सुप्रीम कोर्ट फाइनली फैसला करेगा कि क्या वो 5 साल के लिए नाअहल हैं या ताहयात ही रहेंगे। अच्छा, उनके पास नवाज शरीफ साहब के सामने अभी 2 हर्डल्स हैं, 2 स्टेजेस हैं जो उन्होंने उनको उन मुश्किलात को फेस करना है। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि आज वफाकी हुकूमत ने जो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दिया है, तो आपके ख्याल में ये जो अपील दायर किया ये दुरुस्त काम किया उन्होंने और कोई इनको रिलीफ मिल सकती है? जी देखिए, दुरुस्त तो जब भी आप अपील का हक है अगर आप अपील का हक इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने दुरुस्त काम ही किया, क्योंकि आपको कानून इजाज़त देता है। लेकिन सवाल बेसिकली ये है कि क्या जो उन्होंने फ़ाइल किया वो अच्छा इक़दाम है, मॉरली ठीक है या नहीं ठीक। मेरी नज़र में जहाँ तक मोरालिटी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक इंसाफ के तकाज़े पूरा करने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक करप्शन के ख़िलाफ़ जो हर पॉलिटिशियन को आवाज़ उठानी चाहिए उसका ताल्लुक़ है, तो अगर ये नैब में ये अमेंडमेंट्स इतनी ज़्यादा आ जाएं तो फिर मेरा ख्याल है करप्शन के ख़िलाफ़ आप जंग हार जाएंगे। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि शायद ये अपील फ़ाइल करना गलत है, लेकिन बहरहाल उनका हक है। और चूँकि 3 जजेस ने फ़ैसला किया था तो अब आपको कम अज़ कम 5
या 7 जजेस इसमें अब सुनेंगे, और वो जजेस होंगे जो पहले 3 जजेस नहीं थे, यानी कि नए जजेस इसको एज एन अपील सुनेंगे, तो हो सकता है कि फैसला तब्दील हो जाए। क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि 2 जज साहिबान ने कहा था कि ये नैब की तरामीम गलत हैं, और एक जज साहब ने कहा था कि ये हाँ। नैब की तरामीम ठीक हैं। तो ये अब नया बेंच बैठेगा, दोबारा से बहस शुरू होगी और फैसला होगा। है ये केस मेरी नज़र में बड़ा 50-50, यानी अगर आप इसको कानूनी तौर पे देखें तो एक तरफ बहस ये है कि पार्लियामेंट अगर नैब का कानून बना सकता है तो पार्लियामेंट नैब का कानून ख़त्म भी कर सकता है या उसमें तब्दीली भी कर सकता है। दूसरी तरफ से ये बहस है कि नहीं, एक हर शहरी का एक बुनियादी हक है, एक फंडामेंटल राइट है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए। अगर ये तरमीम अलाउ हो गई, ये अमेंडमेंट्स अलाउ हो गई, तो फिर ये हक जो है फंडामेंटल राइट करप्शन ख़त्म करने की, ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये गैर आइनी अमेंडमेंट्स हैं, गैर आइनी तरामीम हैं। तो ये दोनों की जो आपकी बहस है वो मेरे लिहाज से 50-50 है। इसीलिए आपने देखा कि 2 अगेंस्ट 1 जजमेंट थी, और अब देखें आगे जाके क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे। एक बात उन्होंने जो की है वो बड़ी अहम है, ये उनकी एक राय है जिससे कि मुस्लिम लीग नून इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन अली ज़फ़र साहब का ये ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनके ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब को सीधा जेल जाना पड़ेगा और कुछ कानूनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा। तो अब हम एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद बात करेंगे हम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। उनसे पूछेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस आके कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और एक बात और भी है कि आप जानते हैं कि आजकल तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी एक जंग की सी सूरत हाल है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानबाजी की जा रही है। लेकिन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो सियासी कशीदगी है इसको बरकरार रखना चाहते हैं या किसी मुफाहमत या दोबारा किसी इत्तेहाद की तरफ जाना चाहते हैं। इस पे उनसे बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। और अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। ख्वाजा साहब, आजकल जहाँ भी चले जाएँ वहाँ पे एक ही सवाल पूछा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा इसलिए कि मुझे यकीन है कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन मैं सवाल ये पूछूंगा कि ये जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में एक फ़ैसला दिया है, तो उस फैसले पे ओवरऑल तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि इस फैसले के बाद नवाज़ शरीफ साहब के लिए कुछ रुकावटें पैदा हो गई हैं। आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि इस फैसले से मियाँ साहब के हक में कोई रुकावटें पैदा हुई हैं। मियाँ साहब एक तो बिल्कुल यकीनन इंशाल्लाह जो है 21 तारीख को आ रहे हैं, और जो मैंने वकला से पूछा है, क्योंकि इसके पहले जो हमने लेजिस्लेशन की थी जिसमें हमने ताहयात जो नाअहली है वो उसको ख़त्म किया गया था और वो 5 साल तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उसके बाद ये आया है क्योंकि इसमें वो अपील के राइट के मतलब जो है वो उसके ख़िलाफ़ वोट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच है उसके, तो उससे ये इम्प्रेशन जाता है कि मियाँ साहब को पहले अपील करनी थी और अपील का क्योंकि राइट नहीं दिया गया, इसलिए मियाँ साहब जो है वो प्रॉब्ली जो है उनके लिए कानूनी मुश्किलात जो हैं वो पेश उनको आएंगी। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि जो पहले 5 साल का जो हम रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं डिस्क्वालिफिकेशन जो है, उसके तनाजुर में मियाँ साहब जो है उनको किसी किस्म की लीगल जो है वो बैटल लड़ने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त जो है। मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेजिस्लेटिव का मेंबर तो हूँ एक अरसा दराज से, लेकिन ये इस किस्म के सेंसिटिव मामलात के ऊपर मेरा अगर ओपिनियन भी हो तो मैंने जो आपको दे दिया, ये बेसिक सा मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं उनमें मैं जाने की पोजीशन में नहीं हूँ।
मैं जो मियाँ साहब के वकला हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं इस इशू के ऊपर, उनके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। मैंने आपको एक सियासी जवाब दिया है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है क्योंकि ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन इसके बाद ये सवाल पूछा जाता है कि जी उनको सज़ा हुई हुई है और वो हिफाज़ती बेल जो है वो उसको उसको सीक करेंगे। इन इन चीज़ों का जो है मैं जवाब जो है वो मैं थोड़ा-सा केयरफुल रहूँगा। मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता या कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाहता जिससे कोई हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो जेपरडाइज़ हो। अच्छा, तो अब एक सवाल मैं आपसे ज़रा थोड़ा-सा मुख्तलिफ करने लगा हूँ। आप भी जानते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब साबिक़ सेनेटर हैं। आजकल वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के साथ मिलके वो एक पार्टी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो है उनकी राय जो है वो उसकी बुनियाद पे मैं एक सवाल करने लगा हूँ। उन्होंने ये आज कहा है जी कि मुस्लिम लीग नून के दोस्त लोगों को निकालने के लिए हलकान हुए जा रहे हैं। फ़रते जज्बात में कह बैठे हैं कि 1986 में बीबी शहीद के इस्तकबाल से भी बड़ा इज्तिमा होगा। किबला आपके अशर अशीर तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। पंजाब के अवाम को गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन था कि वो किसी डील के तहत नहीं आ रही, और आप आगे उन्होंने सवालिया निशान डाला है। तो अब ये यकीनन शाहिद हक़ान अब्बासी की और मिफ्ता इस्माइल की राय तो नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि ये आजकल तीनों इकट्ठे हैं, इसलिए सवाल मेरा आपसे ये है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब की वापसी किसी डील के नतीजे में हो रही है और कोई बहुत बड़ा इस्तकबाल भी नहीं होगा। इसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप? देखिए जो खोखर साहब मोहतरम ने जो फरमाया है मैं उसको तो रिस्पॉन्ड कतई तौर पे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी का भी जो भी कोई कमेंट देते हैं मैं अपना ओपिनियन ज़रूर देता हूँ, लेकिन किसी के कमेंट के रिस्पॉन्स में जो है मैं समझता हूँ कि वो एक ला है हासिल सी बहस जो है शुरू करने में कोई मेरा ख्याल है कोई 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 ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की। हाँ। लेकिन ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब का के लिए जो वर्कर जाना चाहते हैं मुख्तलिफ अजला से जो लाहौर के इर्द गिर्द हैं, उनकी माजी की तरह ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हमेशा होता रहा है, हर जलसे में होता रहा है, हर जुलूस में होता रहा है। ये एक हमारी सियासत की जो है रवायत है। उस रवायत के मुताबिक जो है मुख्तलिफ अजला जो हैं खुसूसन लाहौर के करीब दूर दूर से भी आएंगे लोग, लेकिन लाहौर के करीब से जो है ज़्यादा उसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ज़रूर आएंगे। मैंने कहीं नहीं सुना कि बीबी के इस्तकबाल के साथ जो है वो मियाँ साहब के आने का जो इस्तकबाल है उसको कंपेयर किया जा रहा है। मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बीबी की जो इस्तकबाल है वो भी एक तारीख का हमारा हिस्सा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद एक अरसा दराज के बाद जो है जो जनरल ज़िया के ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ जो जबर हुआ, उसके बाद बीबी वापस आई तो लाज़मी तौर पे उनकी पॉपुलैरिटी उस वक़्त जो थी पीपल्स पार्टी की पंजाब में बहुत मज़बूत पार्टी थी पीपल्स पार्टी। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं उस वजूहात में नहीं जाऊँगा, वो पॉपुलैरिटी जो है वो अगले 10 साल में जो है वो 97 तक, ये बात आप जो बात कर रहे हैं वो 86 हाँ, की बात, 10 अप्रैल 1986। 10 अप्रैल 86 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगले 10 साल में जो है 97 तक जो है पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी वो नहीं रही जो बीबी के आने के वक्त जो है एक अरूज पे थी, या उससे पहले 1970 में अरूज में थी। उन्होंने स्वीप किया था पूरा पंजाब जो है। तो ये एक तारीख का हिस्सा है, इसमें मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं है, तारीखी वाक़यात हैं, इसमें मेरा क्या ओपिनियन होगा। आई विश पीपल्स पार्टी वेल। मैं पीपल्स पार्टी का साथ जो हमारा 14 महीने रहा है वो बड़ा हेल्दी रहा है। इख्तलाफात भी होते रहे, लेकिन इख्तलाफात जो है वो सॉर्ट आउट भी होते रहे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ज़रदारी साहब, फजल रहमान साहब जो है वो मिलके 14 महीने एक बड़ा मुश्किल वक्त काटा हमने, और इत्तेहाद हमारा कायम रहा। मैं आज भी इस साथ में हूँ कि अगर हो सके तो इसमें मुश्किल हालात में जो आने वाले हालात भी हैं जो आसान नहीं हैं, उसमें
अगर तमाम पार्टीज मिल के जो पीडीएम की पार्टीज थी या पीडीएम के बाहर की पार्टीज थी, अगर वो हुकूमत कर सकें तो अच्छी बात होगी, मुल्क और कौम के मफाद में ये बात होगी। इसलिए मैं इस कंट्रोवर्सी से जो जो आप प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें जो है फंसने की कोशिश नहीं करूँगा माजरत के साथ। तो मैंने मैंने क्या तीली लगानी है ख्वाहिश साहब? तीली तो क्या माचिस की डिबिया पकड़ी हुई है शाहिद खाकान अब्बासी ने और मिफ्ता इस्माइल ने अपने हाथ में, रोज़ाना वो एक तीली जलाते हैं, तो उनको मनाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई? देखिए, मुझे नहीं पता कि कोई पार्टी में कोई मेरे 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 साथ तो मैं तो मुझे उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ तो माने हुए हैं वो। अच्छा। शायद अब्बास साहब भी और मुफ्ता साहब भी, मेरा उनके साथ जो है न्याज़मंदी है, भाई हैं, दोनों ही छोटे भाई हैं, तो मेरा उनके साथ कोई नाराजगी नहीं है, इसलिए मनाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। शायद अब्बास साहब ने बड़ी माजी करीब में मियाँ साहब से लंदन में मुलाकात की, मेरे 8-10 दिन पुरानी हाँ। बात है, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उनकी क्या बातचीत हुई शाहिद साहब की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मुझे कथित तौर पे इल्म नहीं है इसके बारे में, लेकिन आई विश हिम वेल। शायद अब्बास साहब जो है हमारे पार्टी के मियाँ नवाज शरीफ के अलावा वज़ीर आज़म जो है, पहले वज़ीर आज़म जो उनके अलावा बने शायद अब्बास साहब थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बने पार्टी की तरफ से पीडीएम की हुकूमत में। तो मैं समझता हूँ उनका एक अपना मकाम है हमारी पार्टी में, जो बिल्कुल एक मुस्तनद जगह है उनकी हमारी पार्टी में। इस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े मुश्किल वक्त में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे, दोनों ने जेल काटी, साबित कदमी के साथ जेल काटी, और मैं समझता हूँ कि दोनों का एक ऐसा रिश्ता है, मेरी दानिश में जो है वो इतना नाजुक नहीं कि वो रिश्ता टूट जाए जो है। अच्छा। कायम रहना चाहिए, उसमें कोई मैं रोल अदा कर सकता हूँ, कोई मैं को हथ जोड़ा या गोड़े नूं हथ लावां तो मैं तैयार है। तो आपको ये लग रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल के गुडों को अगर आप हाथ लगाएं तो वो मान जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी कोई मनाने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा रौला नहीं है कि जी वो कहीं जा रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं। मैं ये मीडिया में ज़रूर आता है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन मुझे इस बातों में कोई 100% सदाकत नहीं नज़र आती। मेरा ख्याल है ये काइट फ्लाइंग है। उनको कोई ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, पार्टी में ग्रीवेंसेस होते हैं, सबको होते हैं। जो है वो ग्रीवेंसेस जो है मियाँ साहब से बात हुई है, उन्होंने हो सकता है उन ग्रीवेंसेस का इजहार किया हो, और अगर पार्टी को उनके ग्रीवेंसेस हैं तो हो जाना चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल हमायत करूँगा इस एफर्ट की। अगर कोई ग्रीवेंसेस नहीं है तो पार्टी के फोल्ड में उनको शामिल होकर जो है भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक वक्त आ रहा है कि हमें तमाम कुव्वतें जो है मुज्तमा करके पार्टी की जो है जो आने वाली जंग जो है, इंतखाबी जंग जो है, उसमें उतरना चाहिए। अच्छा, अगर 21 अक्टूबर को शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब भी नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल है उसमें नज़र आ जाते हैं, तो फिर आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को क्या मशवरा देंगे कि अब उनको क्या करना चाहिए? ये मेरी कोई हैसियत नहीं है, खोखर साहब के हवाले से मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं मशवरा दे सकूं। आई एम नोबडी एज फॉर ही इज कंसर्न्ड, यू नो। तो इसलिए मेरा मशवरा देना या मशवरा ना देना जो है इज कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट। तो अच्छा। इसलिए मैं मिफ्ता इस्माइल या शायद अब्बासी को किसी बरते पे मैं मशवरा दे सकता हूँ या किसी रिश्ते की बुनियाद के ऊपर मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई इस किस्म का जो है मकाम नहीं है, ठीक है। ना औकात है मेरी कि मैं खोखर साहब को जो है वो मशवरा दे सकूँ। अच्छा, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये एक जो कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी पीडीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी और वो जो तमाम जमातें जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में उनकी इत्तेहादी थी, ये सारे मिल के दोबारा हुकूमत करें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम के सरबराह हैं, उनके जरदारी साहब के साथ राब्ते जो हैं वो दोबारा शुरू हो गए हैं, कल उनकी मुलाकात भी हुई है। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आके तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर अपने साबका कोलेशन पार्टनर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और एक नई कोलेशन गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है?
मियाँ साहब हमेशा बड़ी मफाहमत की सियासत में बिलीव करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का भी यही जो है एक मकसद है, और उनका जो है एक मोटो है, और इसी स्पिरिट के तहत जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है साइन किया गया 2006 में। और उसके बाद अगर आपको याद होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, और वो कोलिशन गवर्नमेंट में रहा 4-5 महीने, चली भी थी। मार्च में बनी थी, अगस्त तक वो चलती रही, लूली लंगड़ी जिस तरह भी चलती रही, लेकिन चली वो उसमें इख्तलाफ की वजह सिर्फ एक थी कि हम चाहते थे कि जुडिशरी को जो है वो बहाल किया जाए। हाँ, जो है जनरल मुशर्रफ ने जिसको सैक किया था, उसके ऊपर इख्तलाफात हुए, एक ही पॉइंट के ऊपर। बाकी गवर्नेंस का पॉइंट कोई नहीं था, कोई ऐसा इख्तलाफ का, फाइनेंस का कोई ऐसा इख्तलाफ का पॉइंट नहीं था, कोई दफा का कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। वो एक ऐसा था कि हमारा वो मंशूर का हिस्सा था, हमने उस बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़ा हुआ था। हमारा वो एक, आप समझते हैं कि उस वक्त के इलेक्शन में बयानिया था, तो हम उस बयानिया को लेके चले। वो कोलिशन गवर्नमेंट में वो सिरे ना चढ़ सका, तो इसलिए हमें अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 2 दफा पाकिस्तान की सियासी तारीख में, रीसेंट तारीख में, यानी 2008 में और 2022 में, आप हिसाब लगाए 14 साल का ही फर्क हुआ ना। 14 साल में 2 दफा हम कोलिशन पार्टनर्स रहे हैं। कोलिशन पार्टनर्स हमारा तजर्बा को इतना खुदा खासा गलत नहीं रहा, उसको रिवाइव किया जा सकता है। और मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, उसमें अगर कोलिशन जो है, एक वर्केबल कोलिशन जो है, उसकी तख्लीक की जाए, तो वो हमारे लिए एक अच्छा शगुन होगा। पाकिस्तान के लिए, मैं अपने लिए नहीं कह ठीक रहा, है। पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। खाई साहब, कुछ सवाल और आपसे करने हैं, एक छोटा सा मैंने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपको दोबारा जहमत देंगे। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि अब आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा और डेट आ जाएगी? मुझे यकीन है, मुस्तकबिल के मुतल्लिक का यकीन जितना हो सकता है लॉजिकली, वो बिल्कुल मुझे है कि ये इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी जो अशरा है उसके अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अगले चंद दिनों में तारीख भी ख़त्म हो जाएगी, जो ऑब्जेक्शंस हैं हल्का बंदियों पे वो सारे फाइल हो जाएंगी। उसमें महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा उनको सेटल होते हुए। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स का जो है दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा सिलसिला, वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, और इलेक्शन जो है फुल स्विंग में कैंपेन जो है वो जनवरी में आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे कोई शक नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा खाई साहब, आपका सियासी तजुर्बा, आपकी सियासी फहमो फरासत और आपका सियासी वजदान क्या कहता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ 2024 का जो इलेक्शन है उसमें उनके साथ वही होगा जो 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ? वो डिसक्वालीफाई हो गए, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके और इलेक्शन जेल में बैठ के उन्होंने गुजारा। मीर साहब, अगर आप इन दोनों सिचुएशंस का ज़रा मुआवजना करें तो इसमें बहुत फ़र्क है। मियां नवाज शरीफ ने जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ा, डिस्क्वालीफाई हो चुके हुए थे वो, और उनकी पार्टी ने बगैर तितर बितर होने के, उन्होंने किसी स्टेज पे कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जिस तरह 9 मई का वाक़या है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। उनकी सारी पार्टी इंटैक्ट रही और हम पंजाब में मेजॉरिटी लेके आए, आपको याद होगा। जी जी। इसलिए ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। उनकी पार्टी जो है वो 9 मई के वाक़े बाद वो इतना हौलनाक वाक़या था कि पाकिस्तान की जो डिफेंस है, पाकिस्तान की दिफा को जो है चैलेंज किया गया। ये माजी में बड़े बड़े एक्सट्रीम जो हैं इख्तलाफात फौजी हुकूमतों के साथ रहे, हमारे भी रहे, पीपल्स पार्टी के भी रहे, लेकिन वो एक लकीर है जो कभी क्रॉस नहीं की गई कि जिसमें जो दफा की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जाए या उसको ललकारा जाए या उस पर हमले किए जाए। इस वाक़े के बाद जो है पीटीआई के बहुत से लोगों ने
जो है बहुत से लोगों ने, बल्कि प्रैक्टिकली जो है, जो इस वक्त पीटीआई के साथ भी हैं, उनकी भी गैर मशरूत वफादारियां नहीं रही। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है। हाँ। वे मियां नवाज शरीफ के साथ उसका वर्कर, जो चाहे वो जिले लेवल पे था, शहर के लेवल पे था, यूनियन काउंसिल है, वो खड़ा रहा। उसके एमपीए भी खड़े रहे, उसके एमएनए भी खड़े रहे, बल्कि मैं समझता हूँ कि बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। सारी पार्टी कैद हो गई। आप नाम लेना शुरू करें, मैं बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है जो कैद हुए, कैदें काटी, कैदों में हर किस्म का जो है, जो भी जबर हो सकता था वो हुआ। मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझ पे आर्टिकल 6 लगा दिया जिसकी हाँ। सजा पाने, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जो नवाज शरीफ का रिश्ता था अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने वोटर के साथ, वो ब्रेक नहीं हुआ। माजी में 90 की दहाई में या 93 की दहाई में इस तरह के वाकयात, या 80 की दहाई में होते रहे, लेकिन ओवर द ईयर्स एक कल्चर ऐसा पार्टी का जो है वो बन गया। हाँ। कि बावजूद तमाम मुश्किलात के लोग उसके साथ खड़े रहे। अब सवाल पैदा होता है कि पीटीआई के साथ जो है, आपके सामने ये तितर बितर हो रहे हैं ना। मैं किसी पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता, ये मायूब लगता है। लोगों के अपने अपने अकायद होते हैं, लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं, मुश्किल वक्त में, आजमाइश के वक्त में, अदरवाइज अच्छे वक्त में, तो वो नहीं। लेकिन इन दो सिचुएशंस में अगर वो ठीक है। डिस्क्वालीफाई होके कैद में रहता है और उसकी पार्टी किस तरह इलेक्शन लड़ती है, मैं समझता हूँ कि उसकी पार्टी ऑलरेडी जो है ठीक है। वो उनकी सफ़ें जो है धर्म भरम होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये अभी आपने जिस तितर बितर होने का जिक्र किया, तो उसमें तो थोड़े दिन पहले आपके सियालकोट के एक पीटीआई के लीडर हैं उस्मान डार साहब, वो भी आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन उनके आगे पीछे होने के बाद उनकी वालदा ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने सारा मलबा जो है वो आप पे डाल दिया और आपको चैलेंज किया कि अब वो आपका मुकाबला करेंगी। तो इसका तो आपको जवाब देना चाहिए कि उस्मान डार साहब ने अगर अपनी वफादारी तब्दील की या सियासत छोड़ दी, तो इसमें आपका क्या किरदार है? मीर साहब, दो फिक्रों में मैं करूंगा। उस्मान साहब ने, डार साहब ने अगर अपनी पार्टी छोड़ी है, अपनी वफादारी तब्दील की है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनके अपना नजरियात हैं, अपने अकायद हैं, पार्टी के साथ अपना रिश्ता है, मैं उस पर कथित तौर पर कमेंट नहीं करना चाहता। हर बंदे की मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से उनकी भी इज्जत करता हूँ, वो एक सियासी वर्कर हैं। उन्होंने मुनासिब किया कि ये पार्टी को छोड़ देना, तो छोड़ दी उन्होंने। उनकी वालदा जो है, उनका घर जो है मेरे आबाई घर से, आप जोग्राफिया सियालकोट से जानना है, वो आधा मिनट दूर भी नहीं। अच्छा। वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, उस खानदान के साथ मेरे ताल्लुक हैं, रिश्तेदारी हैं। उस्मान डार साहब की सगी बहन जो है मेरे मामूजाद भाई के साथ ब्याही हुई हैं। तो जहाँ इतने तल्लक वास्ता हो, अगर सियासी इख्तलाफात हों तो तल्लकात को इस तरह बर्बाद नहीं करते हैं। वो इज्जत पे उसकी बुनियाद ही रहनी चाहिए। मैं उन लोगों की इज्जत करता हूँ, मैं सियासी इख्तलाफात ज़रूर उनके साथ रखता हूँ, लेकिन मैं इसको जो है मौजूए बहस जो है टीवी के ऊपर जो है नहीं बनूंगा। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो उस्मान डार की जो वालदा ने आपके बारे में जो बात की उसका जवाब दिया है। तो लेकिन ख्वाजा साहब की गुफ्तगू में जो सबसे अहम चीज़ है जो मेरे ख़्याल में आपको नोटिस करनी चाहिए, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में कोलिशन पार्टनर थी, इनको आइंदा भी मिलजुल के बात करनी चाहिए और मिलजुल के सियासत करनी चाहिए। देखते हैं कि ख्वाजा साहब की जो एडवाइस है या राय है उस पर कौन कितना अमल करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।